चैप्टर 7 कंट्रोलर, एपेलेट अथॉरिटी एंड कमिश्नर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 31 अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर्स। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एज मैनी कंट्रोलर्स एज दे थिंक फिट एंड डिफाइन द लोकल लिमिट्स विद इन विच ईच कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। अब सेक्शन 31 में गए स्टेट गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहे उतना जो है अपॉइंट कर सकता है और वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में दे करके वो अपॉइंट कर सकता है और उसका जुरिस्डिक्शन भी वो डिसाइड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड एज कंट्रोलर। तो एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जानना है कि इसमें जो है आप एक जो पर्सन है वो किसके बिलो नहीं होना चाहिए, एसडीओ के नीचे या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं हो सकता है कंट्रोलर के अपॉइंटमेंट के लिए। पावर्स ऑफ कंट्रोलर फॉर द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट द कंट्रोलर में इंटर and inspect any building at any time between sunrise and sunset or authorize any officer subordinate to him to so enter and inspect any building provided that no building shall be entered without any क्या है without the consent of the occupier unless at least 24 hours previous notice in writing has been given and by written order require any person to produce for his inspection such accounts, rents, receipts, books or other documents relevant to the inquiry at such time at such places as may be specified in the order। दोस्तों किसी कोई इंक्वायरी करना है इस एक्ट के अंडर में तो कंट्रोलर चाहे वो एंटर हो सकता है या अपने सबऑर्डिनेट को भी बोल सकता है कि भाई एंटर कर सकते हो किसी बिल्डिंग में इंस्पेक्शन के लिए, तो वो सुबह से शाम के बीच में कर सकता है। अब शाम से सुबह के बीच में नहीं कर सकता, रात में नहीं इंस्पेक्शन कर सकता, अंदर नहीं हो सकता है। और उससे पहले घुसने से पहले इंस्पेक्शन से पहले जो है जो भी है टेनेंट है, ऑनर है बिल्डिंग के जो भी है उसको नोटिस देना पड़ता है 24 आवर्स, एटलीस्ट 24 आवर्स पहले का जो है नोटिस देना पड़ता है रिटर्न में, ठीक है। और रिटर्न ऑर्डर में अगर किसी सबऑर्डिनेट को कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई अकाउंट दिखाइए, रेंट रिसीट्स होता है वो सब दिखाने के लिए ऑनर को बोल सकता है, बुक्स वगैरह जहाँ पे अब ट्रांजैक्शन है अपना लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में उस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक कर सकता है। सबसेक्शन 2 में क्या कहता है, द कंट्रोलर शैल हैव पावर टू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द सेम मीन्स एंड सो फार एज मे बी इन द सेम मैनर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ द कोड ऑफ सिविल। अब कंट्रोलर के पास जो है समन करने का पावर रहता है किसी भी विटनेसेस को, ठीक है, और या फिर कोई डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन को लेकर के किसी को बुला सकता है भाई, और उसके पास वही कोर्ट वाली पावर होती है कंट्रोलर के पास। अब आइए सेक्शन 33 देखते हैं, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कंट्रोलर। नो ऑर्डर विच प्रेजुडिशियली अफेक्ट्स एनी पर्सन शैल बी मेड बाय द कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट विदाउट गिविंग सच पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग काउज अगेंस्ट द ऑर्डर प्रपोज्ड टू बी मेड and until his objection, if any, and any evidence that may be adduced in support of the same have been considered by the controller। इसमें दोस्तों कंट्रोलर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकता है एज अगेंस्ट द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड जिससे कि उसको जो है टेनेंट या लैंडलॉर्ड अफेक्ट होगा, उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए शो काउज प्रूव करने के लिए, या फिर उसके पास अगर कुछ ऐसा एविडेंस है अपने बातों को रखने के लिए जो है वो मौका और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो देना पड़ेगा जो भी हो, चाहे टेनेंट को चाहे लैंडलॉर्ड को। उसके अगेंस्ट में इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता बिना मौका दिए हुए, बिना सुने हुए। द कंट्रोलर शैल वाइल होल्डिंग इंक्वायरी इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स वगैरह बनाती है इस एक्ट के अंदर में जो भी, तो उसको कंट्रोलर को फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसेक्शन 3 में, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कंट्रोलर शैल ऑर्डिनरली कंक्लूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट इन रिस्पॉन्स टू द समन्स इशूड फॉर हिज अपीयरेंस इन केस और फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिस्पोंडेंट इज सेट एक्स पार्टे। तो जितना भी प्रोसीडिंग्स है कंट्रोलर के सामने जो भी होगा, कंट्रोलर के पास जो भी ये होगा वो
कंक्लूड करना है 6 महीने के अंदर में आफ्टर द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है। और या फिर अगर एक्सपार्टी डिग्री कोई पास किया हुआ है तो उसके 6 महीने के अंदर में जो है कंक्लूड करना है। अगर किसी वजह से प्रोवाइडेड दैट द कंट्रोलर में एक्सटेंड द हियरिंग ऑफ द केस beyond 6 months for regions to be recorded by him on each day of hearing, however total period of such hearing shall not exceed 12 months। अगर कोई वजह है कोई किसी रीजन से वो चाहे तो 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसका जो है आपको रीजन्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा कंट्रोलर को, और लेकिन फिर भी वो 12 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। In the case of an application under subsection 2 of section 18, the controller shall commence the hearing of the application within 7 days of the filing thereof and shall dispose of the same as far as may be possible within 30 days of the start of such hearing, unless for reasons to be recorded the controller adjourns the case beyond such time। आइए दोस्तों देखते हैं कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 क्या कहता है। दोस्तों सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 में ये कहता है कि जो टेनेंट है उसको जो है बिल्डिंग में अगर वो रह रहा है तो उसको मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं कि वो वियर एंड टियर कर दिया, डैमेज कर दिया, कंसिडरेबल डैमेज कर दिया, उसको मेंटेन करने का काम उसका है। अगर लैंडलॉर्ड को लगता है कि उसने काफ़ी डैमेज कर दिया है तो ऐसे में वो लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को कहेगा कि अरे भैया तुम रिपेयर कर दो, लेकिन इसके बावजूद भी टेनेंट करता नहीं है तो उसके बाद क्या करेगा, वो एप्लीकेशन लगा देगा, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन लगाएगा तो एप्लीकेशन लगाने के 7 दिन के अंदर में जो है कंट्रोलर को जो है वो हियरिंग करना पड़ेगा, और 30 डेज के अंदर में जो है उस एप्लीकेशन को ये इस हियरिंग को कंक्लूड करना पड़ेगा। सेक्शन 34, कंट्रोलर टू इशू notice to landlord or tenant before exercising work. Before exercising any of the powers conferred by the controller shall give notice of his intention to do so to the landlord and to the tenant if any, and shall consider any application that may be received by him within the period specified in the notice from such landlord or tenant or from any other person likely to be affected by the exercise of such power, and shall hear the applicant if so desired by him। भाई कोई भी एक्शन लेने से पहले इस अंडर के एक्ट में कंट्रोलर को अगर कोई एक्शन लेना है इस एक्ट के अंदर में तो उससे पहले लैंडलॉर्ड या टेनेंट को जिसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना है उसको नोटिस पहले देना पड़ेगा और उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, और जिन्होंने जो एप्लीकेंट है उसको सुनना भी पड़ेगा। Section 35, controller to maintain list of standard rents. The controller shall maintain up to date list showing the standard rents of buildings as fixed by him from time to time under the act। Subsection 2, a copy of the list shall remain in the office of the controller available for inspection free of charge during office hours, and copies of the entries in such list may be granted by the controller on payment of such charge as may be prescribed। जैसे एक जो स्टैंडर्ड रेट का कॉपी है वो कंट्रोलर अपने ऑफिस में रखेगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई भी बंदा जो है ऑफिस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकता है, उसका जो है उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। और कॉपीज ऑफ द एंट्री सच लिस्ट में भी ग्रांटेड बाय द कंट्रोलर पेमेंट ऑफ सच चार्जेस। अगर उसका कॉपी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है जेरोक्स फोटोकॉपी का जो भी खर्चा लगेगा तो वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेक्शन 36, अपील ला जाते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास बाय द कंट्रोलर में विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर बाय हिम प्रीफर एन अपील इन राइटिंग टू द एफिलिएट अथॉरिटी। कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, ठीक है, जो कंट्रोलर पास किया हुआ है उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो 15 दिन के अंदर में जो है उस ऑर्डर का जो कंट्रोलर ने पास किया है एक अपील प्रीफर कर सकता है। किसके पास भाई? एपीलेट अथॉरिटी के पास। ऑन सच अपील बीइंग प्रेफर्ड द एपीलेट अथॉरिटी में आफ्टर परयूजिंग द मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड हियरिंग द अपीलेंट इफ नेसेसरी असेंबली डिसमिस द अपील। अब जो है अपील जब अगर प्रेफर कर लिया जाता है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा तो वो जो है मेमोरेंडम को जो है वेरीफाई करने के बाद जो है और अपीलेंट को हियरिंग करने के बाद वो चाहे तो अपीलेट अथॉरिटी उसको समरीली डिसमिस कर सकता है अपील को, या फिर कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ द केस फ्रॉम द कंट्रोलर एंड एग्जामिनिंग सच रिकॉर्ड्स एंड इफ नेसेसरी मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट डिसाइड द अपील। वो जो फिर वापस जैसे रिकॉर्ड्स वगैरह मंगा सकता है कंट्रोलर के पास में, और आफ्टर जो है रिकॉर्ड एग्जामिन करके क्या करेगा वो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी, और एज पर दैट जो है वो अपील को डिसाइड कर सकता है। सच अपील शैल बी डिसाइडेड विद इन 6 मंथ, और ऐसे अपील को जो है 6 मंथ के अंदर में डिसाइड करना है।
Subsection 3. Subject to the provision of subsection 2, the decision of the appellate authority and subject only to such decision where an appeal lies, an order of the controller shall be final and shall not be liable to be questioned in any court of law, whether in suit or other proceeding by way of appeal or revision. अब इसमें क्या कह रहा है भाई सबसेक्शन 3 में कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट ओनली टू सच डिसीजन जो है where appeal lies, an order of the control shall be final and shall not be liable to be questioned in any court of law, whether in suit or other proceeding by way of appeal or revision. तो सब्जेक्ट टू इस ये जो ऊपर वाला पढ़े हैं इस सेक्शन को, सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन, जो डिसीजन है अपीलेट अथॉरिटी का या फिर कंट्रोलर का जो है वो फाइनल होगा और उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है या फिर अदर प्रोसीडिंग में बाय वे ऑफ अपील और रिवीजन को में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. सेक्शन 37 रिवीजन. The Commissioner may either of his own motion or an application made to him in this behalf revise an order passed by the Controller or by appellate authority on appeal under this Act. The exercise of the powers of the Commissioner under this section shall be subject to such rules as may be prescribed, and for reasons to be recorded in writing, such revision application shall be disposed of within 6 months from the date of filing of such application. जो कमिश्नर है या तो खुद से कर सकता है या एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट जो फाइल करेगा उसके आधार पर जो है किसी भी ऑर्डर को जो है रिवाइज कर सकता है जो कि कंट्रोलर के द्वारा पास किया गया है या फिर अपीलेट अथॉरिटी की तरह पास किया गया है. द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड फॉर रीजंस टू रिकॉर्डेड इन राइटिंग. जो भी पावर है कमिश्नर का वो जो रूल्स बनाया जाएगा इस एक्ट के अंदर में, इस एक्ट के अंदर ही उसको काम करना पड़ेगा कमिश्नर को. सच रिवीजन एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच एप्लीकेशन. और जो है रिवीजन को जो है रिवीजन एप्लीकेशन को जो है 6 महीने के अंदर में डिस्पोज ऑफ कर देना है. Section 38 है award of cost. In every order passed by the controller, the appellate authority or the commissioner under this act, it may award cost to the person in whose favor the order is passed, and the cost awarded shall include such sum as compensation for the expense, trouble and loss of time incurred in or incidental to the hearing of the case as deemed just and reasonable. तो इसमें जो है भाई कोई भी अगर कंट्रोलर ने या अपीलेट अथॉरिटी या कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया जिसके फेवर में डिक्री आई है तो उसके जो है जो उसके अगेंस्ट में जिसके फेवर में डिक्री नहीं आई, जिसने केस हारा है तो उसको कॉस्ट लगा सकती है जो क्योंकि भाई जो डिक्री होल्डर है उसका टाइम ख़राब हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, परेशानी हुआ है, हरासमेंट हुआ है, इसीलिए जो केस हारा है उसको तो कॉस्ट देना पड़ेगा. आते हैं अब सेक्शन 39. एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोलर, अपीलेट अथॉरिटी एंड कमिश्नर. Every order, subsection 1, every order of the controller passed under this act where no appeal against such order has been referred under subsection 1 of subsection 36. Every order of appellate authority on appeal under subsection 2 of subsection 36 and every order of commission passed in revision under shall be executed by the controller as if such order were an order passed by such controller. इसमें ये कह रहा है कि जब कंट्रोलर कोई ऑर्डर पास करता है जहाँ पे अपील नहीं प्रीफर किया जाता है तो फिर वैसे ऑर्डर को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा. अगर कोई मान लेते हैं कोई ऑर्डर जो है अपीलेट अथॉरिटी पास करती है अपील में तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा वैसे ऑर्डर को कंट्रोलर के द्वारा. अगर वो कमिश्नर के द्वारा भी रिवीजन में पास किया जाता है तो वो काम कौन करेगा भाई, एग्जीक्यूट करेगा. उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का काम है कंट्रोलर को. तो ये कह रहा है इसमें. सबसेक्शन 2 में आते हैं. द कंट्रोलर, अपीलेट अथॉरिटी एंड द कमिश्नर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ कोड अंडर सेक्शन 195 and 340 criminal procedure code, and any proceedings before it shall be regarded as judicial proceeding under section 193 and 228 ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो कंट्रोलर, अपीलेट अथॉरिटी और कमिश्नर जो भी पावर एक्सरसाइज कर रहा है इस एक्ट के अनुसार पे उसको एक कोर्ट माना जाएगा एज पर द सेक्शन 195 एंड 340 ऑफ CRPC. एंड एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट शैल बी रिगार्डेड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग. और कोई भी प्रोसीडिंग्स इन लोगों के सामने हो रहा है, कंट्रोल के सामने, अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर के सामने, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा एज पर दी अंडर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पिनल कोड. आप देख लीजिएगा 193 228 क्या है, 195 340 सेक्शन क्या है, आप देख लीजिए.
अब आते हैं चैप्टर 8 में है पेनाल्टीज, सेक्शन 40 पेनाल्टीज। इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंट्स एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ही शैल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोविडेड इन सेक्शन 15 बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। कोई भी बंदा है, कोई पर्सन है, इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उसको जो है पनिश किया जा सकता है फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विद दोनों हो सकता है। Whoever fails to comply with any direction made or deemed to have been made under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, fine or both, provided that the control trying an offence under this act may order the whole or any part of the fine record to be applied to the payment to any person as compensation for any loss caused by the offence। ठीक है, अगर कोई भी डायरेक्शन इशू किया गया हुआ है इस एक्ट के अंदर में तो उसको कंप्लाई करना है। अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो 1 year तक इम्प्रिजमेंट हो सकता है, फ़ाइन भी हो सकती है या दोनों हो सकती है। ठीक है, और फ़ाइन जो लगा सकता है एज ए अग्रीव्ड पार्टी को एज ए कंपनसेशन के रूप में भी दिया जा सकता है कि नहीं, यहाँ पे कह रहा है कंपनसेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। चैप्टर 9 आ गए, मिसलेनियस लास्ट चैप्टर है, अब देख लेते हैं। सेक्शन 41 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ कंट्रोलर, एपीलेट अथॉरिटी एंड कमिश्नर। एनी पर्सन अफेक्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर और एनी डिसीजन ऑफ एपीलेट अथॉरिटी ऑन अपील और एनी ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर इन रिविजन मेड और पास्ड बाय अंडर दिस एक्ट shall be entitled to be furnished with a copy thereof duly certified by the controller, appellate authority or the commissioner as the case may be, to be true copy on payment of such fee as may be prescribed, and such copy shall be admissible as evidence in court of law to prove the order of the controller, the decision of the appellate authority on appeal or the order of the commissioner on revision as the case may be। तो भाई इसमें जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, चाहे कंट्रोलर हो, अपीलेट अथॉरिटी हो, कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसको सर्टिफाइड कॉपी जो है वो पार्टी ले सकता है, बट उसको थोड़ा सा जो उसकी रिक्वायरमेंट जो फ़ीस है उसको पे करके वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है, और वो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो उसको कोर्ट में भी यूज कर सकता है, इसमें ये कह रहा है। सेक्शन 42 आता है डिसीजन विच हैज़ बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपनड। द कंट्रोलर शैल समरी रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विच रेजेस सब्सटेंशियली द सेम इशू एज हैव बीन heard and finally decided in former proceeding under this act between the same parties under whom them or any of them claim। भाई ये है रेस जुडिकाटा, सॉरी ये जो सेक्शन है ये है रेस जुडिकाटा, रेस जुडी 42 है रेस जुडिकाटा। अगर बार बार वही एक ही इशू लेके आ रहा है, सेम पार्टीज है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो यहाँ पे लग जाएगा रेस जुडिकाटा। ठीक है, डिसीजन अब उसको फिर से उस वैसे केस को रीओपन नहीं किया जा सकता, जिसको ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको क्या खोलना, सेम पार्टी जो कोई न्यू मैटर लेकर आएगा तभी तो चलेगा। ठीक है, अब सेक्शन 43 एग्जेम्पशन। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग दिस द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड टर्म्स इफ एनी एज दे में स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन एनी बिल्डिंग क्लास और बिल्डिंग्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ और एनी पार्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द। अब गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट में यहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है, कि भाई उसको एग्जेम्प्ट किया जाए, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा किसी बिल्डिंग पर, ठीक है, क्लास ऑफ बिल्डिंग्स पे, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस, या तो सारे सेक्शंस नहीं लग सकते या कुछ सेक्शंस वैसे बिल्डिंग्स और क्लास ऑफ बिल्डिंग्स पे नहीं लग सकते हैं, तो ये चीज़ इसमें कह रहा है। अब जाते हैं सेक्शन 44 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर legal proceedings shall lie against any person for anything which in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made or deemed to have been made under this act। प्रोटेक्शन अंडर टेकन तो गुड फेथ में अगर कोई इस एक्ट के अंदर में कोई ऑर्डर पास हुआ था और कोई जो है अथॉरिटी जो है कुछ एक्शन ले लेता है, हालांकि वो गलत हो जाता है, तो भी उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वो गुड फेथ में किया था। बेचारी क्या गलती है, उसको लगा कुछ गलतफहमी हो गई और जो इसकी वजह से कुछ एक्शन ले लिया, ठीक है, तो वो उस पर इसके लेकर के जो है प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती है। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर एनी डैमेज विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस एक्ट। कोई भी सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाई नहीं करेगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अगर कोई डैमेज कर दिया है वो, लेकिन वो भी गुड फेथ में किया है। ये गुड फेथ बहुत ख़तरनाक है भैया, तो गुड फेथ में कोई भी चीज़ किया हुआ है और
गवर्नमेंट ने जो है किसी ऑर्डर को परस्यू करने के लिए किया हुआ है, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, तो गुड फेथ में किया है, तो अब उस पर भी आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में मैटर को लेकर के नहीं आ सकते हैं। सेक्शन 45 आ गया, पावर टू मेक रूल्स। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सारे रूल्स बना सकती है अंडर इस एक्ट में जो काम करने के लिए। फिर है इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरेटिव ऑफ द फॉरगोइंग पावर, सच रूल में भी प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या है मैटर? The form, manner and time which a particular subtenancy have to be filed before the controller under provision to section 4. The manner in which an application is made to the controller to fix standard rent. The form in which receipt or payment of rent is issued by the landlord under subsection 115. The manner of eviction of a person unauthorized in occupation of a building by the collector under section 19. The manner of depositing rent under section 26. The manner of holding inquiry of the controller under section charging or remitting of cost and fees under this section, and fixing of the amount or the scale of such cost and fees. The manner of exercising the powers of revision by the commissioner under section this, and any other matter by this act required expressly impliedly authorized to be reviewed. तो ये सब चीज़ों में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है ये सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। Section 46 है power to remove difficulties if any difficulty arises given from to the presence of this act in consequence of the transition to the said provisions from the corresponding provisions of the act which was in force immediately before the commencement of this act. The government may by order in the official gazette issue such orders instruction as appear to them to be necessary or expedient for removing difficulty. कोई difficulty arise हो गया है भाई, क्योंकि कमेंसमेंट से पहले कुछ और था, कमेंसमेंट के बाद इस एक्ट के बाद कुछ और सिस्टम है हो गया है, तो कोई इस तरह से डिफ़िकल्टी अराइज हो गया है, तो वैसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकता है। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अदरवाइज इन रिलेशन टू द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विच वाज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, द गवर्नमेंट में ऑर्डर इन द ऑफिशियल मेक सच ऑर्डर इंस्ट्रक्शन नॉट कंसिस्टेंट विद द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट एज अपीयर टू देम टू बी नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर वही वाली बात है, क्योंकि ये एक्ट से कमेंसमेंट से पहले कुछ हुआ था, कुछ एक्शन हुआ था, जो भी लोगों ने किया था, जो भी चला था, या फिर इसके बाद कुछ और रूल्स आ गया, पहले कुछ और था बाद में कुछ और था, इसकी वजह से डिफ़िकल्टी अराइज हो गई, तो उसमें भी जो है गवर्नमेंट के पास पावर है ऐसे डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एंड संथाल परगना टेनेंसी एक्ट इन एनी मैनर। ये भैया दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो है किसको अफेक्ट नहीं करेगी? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दो लोकल टेनेंसी एक्ट चलती है यहाँ हमारे झारखंड में। अब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के अंदर में जैसे कि भाई लीज नहीं हो सकती है, मॉर्गेज नहीं हो सकती है, सेल नहीं हो सकती है, ठीक है, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। और छोटा नागपुर में कहीं लीज तो अलाउड है, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, तो वैसे चीज़ों को ये जो है अफेक्ट नहीं करेगी। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को ये अफेक्ट नहीं करती है। 47 में लास्ट सेक्शन है 47, रिपील एंड सेविंग द बिहार बिल्डिंग लीज एविक्शन कंट्रोल एक्ट इज बाय रिपील्ड। बिहार बिल्डिंग लीज कंट्रोल एक्ट 1980 को रिपील कर दिया जाता है। Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any powers conferred by order the said act shall be deemed to have been done, taken, and exercise of conformed by order this act, as if this act were in force on the day on which such thing or action was done or taken। और जो भी इससे पहले जो भी किया गया था इस एक्ट से आने से पहले मान लिया जाएगा कि इसी एक्ट के अंदर के इसी एक्ट के अंडर के अनुसार हुआ है, इस एक्ट के अनुसार हुआ है। थैंक यू सो मच। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई, मेहनत लगता है।